हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे भूजो वाज एगरली वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु वर गोइंग टू द टाउन आफ्टर अ ईयर। एक दिन भूजो क्या कर रहा होता है, बड़ी ही बेसब्री से, एगरली का मतलब होता है बेसब्री से, इंतजार कर रहा होता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने का। उसके दादा और दादी एक साल बाद उसके टाउन पे आ रहे होते हैं, यानी उसके कस्बे पे जहाँ वो रहता है। He was in real hurry as he wanted to receive them at the bus stop। और जो भूजो है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी में होता है क्योंकि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बस स्टॉप पे लेने जाना चाहता था। He ran fast and reached the bus stop in a few minutes। वो बहुत तेजी से दौड़ता है और बस स्टॉप में कुछ ही मिनटों में पहुंच जाता है। ऐसा होता है जब कोई भी हमारा बहुत फेवरेट रिश्तेदार आने वाला होता है तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है उससे मिलने की। ऐसे ही भूजो के साथ भी हो रहा होता है। He was breathing rapidly। वो ना बहुत तेज ब्रीथ कर रहा होता है भूजो। His grandmother asked him why he was breathing so fast। तो भूजो की ग्रैंडमदर उससे पूछती है कि वो इतना ज्यादा तेज ब्रीथिंग क्यों कर रहा है। भूजो told her that he came running all the way। तो भूजो अपनी ग्रैंडमदर को बताता है कि वो पूरे रास्ते दौड़ते आया है। But the question got stuck in his mind। लेकिन जो क्वेश्चन भूजो के माइंड में स्टक करता है वो क्या होता है, he wondered why running makes a person breathe faster। कि दौड़ने से कोई भी इंसान जो है वो तेज ब्रीथ क्यों करने लग जाता है। The answer to भूजो's question lies in understanding why we breathe। भूजो के जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमें तब समझ में आएगा जब हम ये समझेंगे हम ब्रीथ क्यों करते हैं। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग क्या है, रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। ठीक, लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन क्या है। Why do we respire? In chapter 2 you learn that all organisms are made of small microscopic units called cell। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा या आपने पढ़ा चैप्टर 2 में कि जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही छोटी एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट, यानी कि जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उस यूनिट का नाम है सेल। और सारे ऑर्गेनिज्म उस सेल से मिलकर बने हुए हैं। A cell is the smallest structural and functional unit of the organism। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा कि जो सेल है वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म। Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction। जो सेल है उसका फंक्शन क्या क्या होते हैं, उसके फंक्शन होते हैं जैसे कि न्यूट्रिशन, पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचाना, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करना, एक्सक्रिएशन करना और रिप्रोडक्शन। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड्स एनर्जी। और इन सभी फंक्शंस को करने के लिए, इन सभी काम को करने के लिए सेल को एनर्जी की जरूरत होती है। इवन वी आर ईटिंग, यहाँ तक कि हमें खाना खाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। हम सोते हैं तभी भी हमें उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है, चाहे हम पढ़ रहे हो उसके लिए भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से है। कैन यू से व्हाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ये इंसिस्ट क्यों करते हैं कि तुम्हें खाने को रेगुलरली खाना चाहिए। The food has stored energy which is released during respiration। फूड में क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड होती है जो कब रिलीज होती है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि जब हम सांस लेते हैं।
रेस्पिरेशन मतलब ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, सांस लेना और सांस को छोड़ना। Therefore all living organisms respire to get energy from food। इसीलिए जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रेस्पायर करते हैं ताकि उन्हें फूड से एनर्जी मिले। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर। जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम किसमें, हवा में सांस लेते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। तुम जानते हो कि हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और हम सभी लोग ये भी जानते हैं, हम ब्रीथ आउट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं। द एयर वी ब्रीथ in is transported to all parts of the body and ultimately to each cell। जो एयर हम लेते हैं मतलब यानी जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में क्या होती है, ट्रांसपोर्टेड होती है और हमारी बॉडी की एक एक सेल को ऑक्सीजन मिलती है। इन सेल्स ऑक्सीजन in the air helps in the breakdown of food. The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration। वह प्रोसेस जिसमें क्या हो, फूड का ब्रेकडाउन हो सेल में और एनर्जी रिलीज हो साथ साथ उसके, उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये सारे ऑर्गेनिज्म के सेल में होता है, सभी ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं सभी में होता है। इन सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। हमारी सेल्स में क्या होता है, जो हमारा फूड होता है जिसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं, ग्लूकोज किसमें होता है, ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, यूजिंग किसको यूज करके, ऑक्सीजन का यूज करके। When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, when breakdown of glucose, ठीक है, occurs with the use of oxygen is called aerobic respiration। जब फूड का ब्रेकडाउन होता है यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के यूज से होता है तो हम उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। फूड कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। जो फूड है वो हमारा बिना ऑक्सीजन को यूज करे भी ब्रेक डाउन होता है। दिस इज कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी। और ब्रेकडाउन ऑफ फूड जब होता है तो उससे हमें एनर्जी रिलीज होती है। जब हम फूड का ब्रेकडाउन यानी जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करके करते हैं तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जब हम ऑक्सीजन का यूज नहीं करते तो उसे हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक, ये रिएक्शन है इस तरह से होता है, जैसे ग्लूकोज है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी क्या होती है हमें मिलती है। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air। इससे रिलेटेड भी एक टिक द करेक्ट है ईस्ट से, तो ईस्ट के बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं। ईस्ट क्या है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सरवाइव कर सकता है इन द absence of air, जो हवा के बिना भी सरवाइव कर सकता है। They are called anaerobics। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के बिना यानी जो एयर के बिना सरवाइव कर सकते हैं उन्हें हम एनाएरोब्स बोलते हैं। They got energy through anaerobic respiration। उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से। जैसे हमने पढ़ा कि जो फूड का ब्रेकडाउन होता है वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी होता है। In the absence of oxygen, glucose breaks down into alcohol and carbon dioxide as given below। जब हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, प्लस एनर्जी हमें क्या होती है मिलती है। लेकिन
जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है। अब आगे है ईस्ट क्या है? ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ईस्ट क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। दे रेस्पायर anaerobically and during this process yield alcohol. They are therefore used for making wine and beer. जो ईस्ट है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये एनाएरोबिकली क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं और इस प्रोसेस में वो क्या करते हैं? अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनका यूज हम करते हैं वाइन और बियर को बनाने में। Our muscle cell can be also respire anaerobically. जो हमारी मसल्स की सेल होती हैं वो भी anaerobically रेस्पायर कर सकती हैं, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन बहुत कम समय के लिए। When there is a temporary deficiency of oxygen, जब हमारी बॉडी में क्या कुछ समय के लिए ऑक्सीजन की कमी हो, डिफिशियंसी यानी कमी हो जब उसकी, तो हम एनाएरोबिकली रेस्पायर करते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेस, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई। ठीक, जब हम बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सरसाइजेस करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वॉक करते हैं, बहुत घंटों तक चलते हैं, हैवी वेट उठाते हैं, तब क्या होती है? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वो कम होता है। मतलब हम उतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाते अपनी बॉडी में, लिखा है ना, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। उस समय हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन अब हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन से, ठीक है। तो ऑक्सीजन उतनी प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। देन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल्स सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तब उसी समय पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और तब हमारी मसल सेल्स में जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज को अब्सेंस क्या ऑक्सीजन की, तो क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड बनाता है और एनर्जी क्या होती है? हमें मिलती है और बनता क्या है? लैक्टिक एसिड। ये देखो, ड्यूरिंग एक्सरसाइज सम मसल्स में रेस्पायर एनाएरोबिकली। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल्स क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइजेस? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें मसल्स क्रैम्प यानी मसल्स में जो दर्द नहीं उठता है, कभी जब बहुत ज्यादा काम कर देते हैं, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं या बहुत ज्यादा साइकिल चलाने से वहाँ पे हमारी मसल्स में पेन होने लग जाता है, तो वो क्यों होता है? द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल रेस्पायर एनाएरोबिकली। ये कब होता है? जब हमारी मसल्स की सेल एनाएरोबिकली रेस्पायर करती हैं। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन में देखा था कि जब ग्लूकोज क्या बनाता है? ब्रेक डाउन होकर लैक्टिक एसिड को बनाता है, ठीक है। तो इसी लैक्टिक एसिड की वजह से होता है ये सब। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल्स क्रैम्प। ठीक, इसकी वजह से लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है? मसल्स क्रैम्प्स होते हैं। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। हमें उससे रिलीफ कब मिलता है? जब हम किसी गर्म पानी से नहा लेते हैं या फिर मसाज कर लेते हैं। कैन यू गैस व्हाई इट सो? क्या तुम गैस कर सकते हैं ऐसा क्यों? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जब हम गर्म पानी से नहाते हैं या फिर मसाज करते हैं तो इससे क्या होता है? हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो क्या होता है? इम्प्रूव होता है। ऐसा रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेस। और इसकी वजह से क्या होता है? जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो हमारे मसल सेल्स में बढ़ जाती है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? जो लैक्टिक एसिड है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है।
Breathing means taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs. Breathing का मतलब क्या होता है कि ऐसी एयर को अंदर लेना जो किस ऑक्सीजन जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हो, और ऐसी एयर को अपने अंदर से निकालना मतलब ब्रीथ आउट करना, छोड़ना, जो जिसमें क्या हो सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हो। इसकी हेल्प से विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। जब हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। एंड गिविंग आउट ऑफ द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। और जब हम सांस को छोड़ते हैं, कार्बन डाई गैस को छोड़ते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। Which goes on all the time and throughout the life of an organism. ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है पूरी लाइफ भर किसी भी ऑर्गेनिज्म के। The number of times a person breathes in a minute is termed as the breathing rate. एक मिनट में कोई भी पर्सन जितनी बार ब्रीथ करता है उसे हम ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटली। जब हम ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है? इनहेल और एक्सहेल अपने आप होते रहता है, अल्टरनेटली, कंटिन्यूअसली होता है। मतलब अ ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। एक ब्रीथ का मतलब होता है एक बार इनहेल करना और एक बार एक्सहेल करना। Would you like to find out your breathing rate? क्या तुम अपना breathing rate निकालना पसंद करोगे? Do you want to know whether it is constant or it changes according to the requirement of oxygen by the body? क्या तुम जानना चाहोगे कि ये constant रहता है, हमेशा एक मिनट में आप कुछ जितने फिक्स टाइम बारी ब्रीथ करते हो, या फिर ये आपकी बॉडी में जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से बदलता रहता है? Let us find out by doing activity. इस एक्टिविटी को पढ़ने के बाद इससे हमें एक्टिविटी से क्या क्या पता चलता है? Whenever a person needs extra energy, जब भी किसी पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, he or she breathe faster. वो क्या होता है? कोई भी इंसान वो तेज ब्रीथ करने लग जाता है। एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड more oxygen is supplied to our cells. ठीक है? It speeds up the breakdown of food and more energy is released. और ये स्पीड बढ़ाती है, इससे स्पीड बढ़ती है किसकी? ब्रेकडाउन ऑफ फूड की, और एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। Does this explain why do you feel hungry after a physical activity? क्या इससे आपको ये एक्सप्लेन हो रहा है कि आपको भूख क्यों लगती है? जब आप कोई भी काम करके आते हो तो आपको भूख क्यों लगती है? When you feel drowsy, drowsy का मतलब होता है सुस्त। जब आप drowsy फील करते हो, does your breathing rate slow down? तब क्या आपका breathing rate कम हो जाता है? Does your body receive sufficient oxygen? क्या आपकी बॉडी को तब sufficient oxygen मिलता है? अब हम पढ़ेंगे why do we breathe? हम breathe क्यों करते हैं? Let us learn about the mechanism of breathing. Normally we take in air through our nostrils. हम एयर को इन किससे लेते हैं? अपने अंदर नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं? जो हमारे नोज का बाहर का पार्ट होता है, जो हम देखते हैं जहाँ पे 2 ओपनिंग होती हैं, ठीक, उसे नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। When we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity. जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो ये हमारे नोस्ट्रिल्स से होते हुए नेसल कैविटी जाती है। फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीचेस टू आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप, और फिर नेसल कैविटी से हमारे लंग्स में पहुंचती है विंड पाइप के जरिए। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। लंग्स कहाँ होते हैं? हमारी चेस्ट कैविटी में, ठीक। लंग्स चेस्ट कैविटी में होते हैं।
दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स, और ये कैविटी किससे कट होती है? साइड में रिब्स से। A large muscular seat called diaphragm forms the floor of the chest cavity. ठीक। Breathing involves the movement of the diaphragm and the rib cage. Breathing में क्या होता है? Movement होता है। किसका? Diaphragm और rib cage जो होता है ये हमारा move करता है जब हम breathe करते हैं। During inhalation, ribs move up. जब हम inhale करते हैं ribs कहाँ की ओर move होते हैं? ऊपर की तरफ को। And outwards and diaphragm moves down. और diaphragm कहाँ का होता है? नीचे की तरफ को move करता है। This movement increases space in our chest cavity and air rushes into the lungs. इससे क्या होता है? हमारे चेस्ट कैविटी में स्पेस बढ़ता है और हवा कहाँ जाती है? सीधे लंग्स में। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर, और लंग्स हमारे हवा से पूरे भर जाते हैं। ड्यूरिंग एक्सलेशन रिब्स मूव डाउन। एक्सलेशन मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं रिब्स कहाँ आते हैं? नीचे की तरफ को आते हैं। एंड इनवर्ड्स, और अंदर की तरफ को चले जाते हैं। व्हाइल डायफ्रैग्म मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, लेकिन डायफ्रैग्म कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ को जाता है। This reduces the size of chest cavity. इससे क्या होता है? चेस्ट कैविटी का साइज कम होता है। And air is pushed out of the lungs, और एयर लंग्स से बाहर चली जाती है। These movements in our body can be felt easily. Take a deep breath. इन मूवमेंट्स को हम अपनी बॉडी में इजीली फील कर सकते हैं। हमें क्या करना है? एक डीप ब्रेथ लेनी है। कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, और अपने एब्डोमेन में हाथ रखेंगे। फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन। तो हम क्या करेंगे? देखेंगे, फील करेंगे कि एब्डोमेन हमारा मूव कर रहा है। ठीक। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीथिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व्ड इन द चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन। देखो, ये जानने के वो कह रहे हैं, ये जानने के बाद कि हम हमारी ब्रीथिंग की वजह से जो साइज होता है हमारी चेस्ट कैविटी का वो बदलता रहता है। स्टूडेंट क्या होते हैं? चेस्ट कंपटीशन में एक्सपेंड करने मतलब कंपटीशन में पार्ट लेने लगते हैं। ये देखो, ये डायग्राम है। अब है, इसको भी जान लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। The air around us has various type of unwanted particles. जो हवा हमारे आसपास होती है उसमें बहुत सारे होते हैं, यानी कि जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, जैसे कि स्मोक, डस्ट, पॉलेंस एक्स्ट्रा। उसमें बहुत सारे हवा में क्या होते हैं? धूल, कंकड़, मिट्टी वगैरह होती है। When we inhale, जब हम सांस लेते हैं, the particles get trapped in the air present in our nasal cavity. जब हम मतलब सांस लेते हैं तो बहुत सारे जो मतलब मिट्टी वगैरह होती है वो हमारे नसल कैविटी के अंदर जो हेयर होते हैं नोज के इनर लाइनिंग में, वहाँ पे क्या होता है? वो ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो पार्टिकल्स जो होते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। और क्या होता है? दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी, और फिर ये क्या करते हैं? इरिटेट करते हैं। और इसी वजह से क्या होता है? एज अ रिजल्ट वी स्नीज, हम छींकते हैं। स्नीजिंग एक्सपेल्स दीज फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड अ डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर्स इन अवर बॉडी। और क्या होता है? स्नीज करते हैं तो वो जो पार्टिकल होता है जो हमें नहीं चाहिए होता है, मतलब कोई भी मिट्टी वगैरह, कंकड़ वगैरह होता है, वो क्या होता है? स्नीज करने से वो फिर से बाहर आ जाता है। और हमारे बॉडी के अंदर जो एयर जाती है वो कैसी होती है? क्लीन होती है। When you sneeze, you should cover your nose so that the foreign particles would expel are not inhaled by other person. जब भी आप स्नीज करो तो क्या करो? हमेशा अपनी नोज को कवर करो, ताकि जिसे आपने अपनी बॉडी से जिस पार्टिकल को आउट किया है वो कोई और पर्सन उसे इनहेल ना कर ले। ये देखो, ये डायग्राम है, इसमें दिखाया गया है कि कैसे जब हम इनहेल करते हैं, इनहेलेशन होता है, तो कैसे जो एयर है वो जब ऊपर से आती है तो
रिब्स क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, और डायफ्राम क्या होता है, नीचे की तरफ को जाता है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो डायग्राम वो जो डायफ्राम होता है वो ऊपर की तरफ को जाता है, और रिब्स कैसे होते हैं, वो भी सिकुड़ जाते हैं। अब है व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। हम जो ब्रीथ आउट करते हैं, मतलब हम जब सांस छोड़ते हैं तो हम क्या अपनी बॉडी से आउट करते हैं, ठीक। तो हम जब ब्रीथ आउट करते हैं, हमें सभी को पता है कि हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। हम बोलते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होती, या फिर जब हम इनहेल करते हैं तो हम प्योरली पूरी ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते हैं। ये कुछ परसेंटेज दी गई कि हम इनहेल एयर कितनी करते हैं। इनहेल एयर में 21% ऑक्सीजन होती है और 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो उसमें भी 16.4% ऑक्सीजन होती है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। Animals such as elephants, lions, cows, goats, frogs, lizards, snakes, birds have lungs in their chest cavities like the human beings. जैसे कि humans के पास होते हैं lungs, वैसे ही इन सबके भी होते हैं chest cavity में, ठीक। How do other organisms breathe? Do they have lungs like those of humans being? Let us find out. लेकिन जो अदर ऑर्गेनिज्म है वो कैसे ब्रीथ करते हैं, क्या उनके पास भी ह्यूमंस के जैसे लंग्स हैं? तो पहले कॉकरोच की बारी है। कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। कॉकरोच के पास क्या होती है, बहुत छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं उसकी बॉडी के साइड में। अदर इंसेक्ट आल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स। जो और इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनमें भी इस तरह की ओपनिंग्स होती हैं। These openings are called spicules. इन openings को हम क्या बोलते हैं, spicules. Insects have a network of air tubes called trachea. ठीक है, जो इंसेक्ट होती हैं उनके पास एक नेटवर्क होता है एयर ट्यूब्स का, जिससे कि एयर जाती है उनकी बॉडी के अंदर। उसे क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। फॉर गैस एक्सचेंज, इसी से वो गैस का एक्सचेंज करते हैं। जो छोटे छोटे उनके पास एयर के नेटवर्क होते हैं। Oxygen rich air rushes through those spicules into the tracheal tubes, diffuses into the body tissue and reach every cell of the body. जो स्प्रेकल्स होते हैं उससे ट्रैकियल ट्यूब में जाती है, फिर वो डिफ्यूज करते हैं हर टिश्यू में और उसके बाद हर एक बॉडी की सेल में जाती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड from the cells goes into the tracheal tubes and moves out through spicules. ऐसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल्स से जाती है ट्रैकियल ट्यूब में और वहां से फिर क्या होती है, आउट जाती है, किससे, स्प्रेकल से। These air tubes or trachea are found only in insects and not in other group of animals. ये जो ट्रैकिया होते हैं ये सब किसमें, सिर्फ इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं और किसी ग्रुप में नहीं पाए जाते हैं, ठीक। ये इंसेक्ट्स का है, ये डायग्राम देख लो, ट्रैकियल सिस्टम कैसा होता है। अब है अर्थवर्म। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। कह रहे याद करो अब क्लास 6 के चैप्टर से कि जो अर्थवर्म है वो किससे ब्रीथ करते हैं, अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं। द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। उसकी स्किन कैसी होती है, बहुत ज्यादा मॉइस्ट, मतलब उसमें थोड़ी नमी होती है और बहुत ही ज्यादा स्लिमी होती है, पतली सी होती है टच करने में। गैसेस कैन इजिली पास थ्रू देम। और गैस क्या होती है उससे आसानी से उसकी स्किन से पास हो जाती है क्योंकि बहुत पतली स्किन होती है उसकी। थ्रो फ्रॉग हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स। लेकिन फ्रॉग के पास क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स की तरह ही लंग्स होते हैं, ठीक। फ्रॉग के पास लंग्स होते हैं। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। लेकिन इसके बावजूद वो अपनी स्किन से भी ब्रीथ कर सकते हैं, विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी।
जो कि क्या होती है, वो भी नमी वाली होती है और कैसी होती है, स्लिपरी, फिसलने वाली। ठीक, अब है ब्रीथिंग अंडर वाटर। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर? क्या हम वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं? देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे कि मछलियां बहुत सारी। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर? तो वाटर के अंदर वो कैसे ब्रीथ करते होंगे? यू हैव स्टडीड इन क्लास 6, आपने क्लास 6 में पढ़ा है, दैट गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। जो फिश के पास क्या होते हैं, फिश के पास गिल्स होते हैं, गिल्स उन्हें हेल्प करते हैं जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसे यूज करने में। मछलियां जो होती हैं वो कहाँ से ऑक्सीजन लेती हैं? पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो पानी से ऑक्सीजन लेती हैं। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन। गिल्स क्या है? प्रोजेक्शन है स्किन के। यू में वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग। आप ऐसा वंडर कर सकते हो, थिंक कर सकते हो कि गिल्स कैसे हेल्प करते होंगे ब्रीथिंग में। गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। गिल्स क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स पे सप्लाई करते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस के एक्सचेंज के लिए। ये देखो डायग्राम फिश के गिल्स का। अब आगे है, डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर? क्या प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं? लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट आल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6। हाँ, प्लांट्स भी जरूर वो भी ब्रीथ करते हैं, वो भी रेस्पायर करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि वो भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो भी क्या, प्लांट्स में भी क्या होती है, लाइफ होती है, इसलिए वो भी ब्रीथ करते हैं, रेस्पायर करते हैं। दे आल्सो टेक इन ऑक्सीजन, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम द एयर, हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। In the cells, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide. जो हमारी जो प्लांट्स की सेल है उसमें ग्लूकोज का यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड के ब्रेक डाउन में। एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिज्म। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन ले सकते हैं ऐसे और कार्बन डाइऑक्साइड दे सकते हैं। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड इन चैप्टर 1 दैट द लीव्स ऑफ प्लांट्स हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। आप लोगों ने चैप्टर 1 में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स पे एक टीनी पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा, फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं। Like all other living cells of the plant, the root cells also need oxygen to generate energy. मतलब जैसे और पार्ट्स हैं वैसी रूट की सेल्स को भी प्लांट्स की क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है टू जनरेट एनर्जी। रूट टेक्स अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो कहाँ से लेती हैं एयर को? जो सॉइल में स्पेस होते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं, उनमें क्या होती है, एयर होती है, हवा होती है। ये हमने इससे पहले वाले 9 चैप्टर में भी पढ़ा है, तो वो वहीं से लेते हैं। ये देखो प्लांट्स कैसे लेते हैं, रूट से कैसे लेते हैं। ये रूट है प्लांट्स की और वहां पे देखो ऊपर सॉइल पार्टिकल्स, उनके बीच में जो येलो येलो जो कलर किया वो क्या है, एयर है वहां पर, तो उस एयर से वो लेते हैं। Can you guess what would happen if a potted plant is overwatered? क्या आपने कभी गैस किया है क्या होगा अगर हम अभी हमने कोई प्लांट को पॉट किया है, किसी पॉट में लिया है, अगर हम उसमें बहुत ज्यादा पानी डाल देंगे तो क्या होगा? In this chapter you learned the respiration is a vital biological process. All organisms need to respire to get energy needed for survival. इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या
एनर्जी चाहिए होती है रिस्पायर करने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए।